और दोस्तों, स्टडी मोमेंटम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा आनुवांशिकी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, कुछ टर्म्स जो जेनेटिक्स से संबंधित होती है और उन टर्म्स के बिना हम जेनेटिक्स लगभग मानो आपकी पढ़ ही नहीं सकते और ना ही समझ सकते हैं, जो जेनेटिक्स में बहुत काम आती है और इनके बिना जेनेटिक्स क्या है, अधूरी मानी जाती है। तो देखो, कुछ शब्दावलियाँ, कुछ टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स में आती है और इन्हीं के माध्यम से जेनेटिक्स को पढ़ा जाता है। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे अपन जीन या कारक। ये क्या होते हैं भाई? तो सुनो मेरी बात। सजीवों के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे हमारे मानव की बात करें अपन, बालों का रंग कैसा होगा, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपके शरीर की जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, इन सब का जो निर्धारण है वो कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ कारकों के द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है जो इन लक्षणों का निर्धारण करती है, और मेंडल ने उन संरचनाओं को क्या नाम दिया? कारक। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? कि सजीवों की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर लक्षणों का नियंत्रण करने वाली कुछ संरचनाएं पाई जाती है और उन्हीं के द्वारा लक्षणों का नियंत्रण होता है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, काले होंगे, गोरे होंगे या सफ़ेद होंगे, उन सब का निर्धारण कुछ संरचनाओं के द्वारा किया जाएगा। आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आप गोरे होंगे, काले होंगे या मध्यम उगे हुए रंग के होंगे, उन सब का जो निर्धारण है वो कुछ संरचनाएं करती हैं और उन संरचनाओं को मेंडल ने क्या नाम दिया भाई? कारक नाम दिया। और ये कारक, ये जो संरचनाएं होती है ये शरीर की कोशिकाओं में किसके रूप में पाई जाती है? जोड़ों के रूप में। ये प्रत्येक सजीव की कोशिकाओं में किसके रूप में पाई जाती है? जोड़ों के रूप में पाई जाती है। आगे बात करें अपन कि मेंडल ने संरचनाओं को कारक नाम दिया, और इन्हीं संरचनाओं को जिनको मेंडल ने कारक नाम दिया, उनको एक वैज्ञानिक था जोहानसन नाम का वैज्ञानिक था। जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने इन कारकों को जीन कहा। क्या कहा? जीन। कि जीन क्या होता है? प्रत्येक सजीव की कोशिकाओं में कुछ संरचनाएं होती है जो प्रत्येक लक्षण का निर्धारण करती है, और उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मेंडल ने उनको कारक बोला, जॉनसन ने उनको क्या बोला? जीन बोला। अब देखो भाई, जीन होते क्या है, होते और पाए कहाँ पर जाते हैं? तो अपन देखें, प्रत्येक सजीव की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक केंद्रक होगा, और केंद्रक के अंदर सभी ने पढ़ रखा है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं एक काय के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। काय के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। दो पदार्थ मिलकर हमारे शरीर में या सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो जैसे मानव की बात करें तो मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 या यूं कहे कि 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। मतलब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़ों के रूप में। और इन गुणसूत्रों में मैंने बताया आपको कि इनका निर्माण किसके द्वारा होगा? डीएनए और प्रोटीन के द्वारा। जो गुणसूत्र होते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? डीएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का। अब जीन क्या होते हैं? सुनो मेरी बात। जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। जैसे इस गुणसूत्र में बहुत लंबा डीएनए होगा, तो इस लंबे डीएनए का एक छोटा सा भाग, इस लंबे डीएनए का एक छोटा सा भाग जिसके द्वारा किसी न किसी लक्षण का नियंत्रण किया जाएगा, वो डीएनए का भाग या जो टुकड़ा है उसको अपन क्या बोल देते हैं? जीन के देते हैं। समझ में आए बात मैंने क्या बोला? जीन क्या होता है भाई? गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। तो जीन डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का एक खंड या डीएनए का एक भाग होता है जिसके द्वारा उस सजीव के अंदर किसी न किसी लक्षण का निर्धारण या नियंत्रण किया जाएगा। हो सकता है वो डीएनए का भाग आपके बालों के रंग का निर्धारण करे, आपकी त्वचा के रंग का निर्धारण करे,
या आपकी लंबाई का निर्धारण करे तो उस डीएनए के भाग को अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कि जीन क्या होता है। अब उसके बाद देखिए अपन कि मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मतलब क्या है कि हमारे शरीर में गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में। इसलिए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो कौन से प्रकार की होती है, टोएन होती है। टोएन का मतलब जिस सजीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं वो कोशिका टोएन प्रकार की होती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो गुणसूत्र है वो किसके रूप में मिलेंगे आपको, जोड़ों के रूप में मिलेंगे। और जो गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं उनकी आकृति और जो संरचना होती है वो बिल्कुल समान प्रकार की होती है। और ऐसे गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समजात गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। समझ में आई बात मेरी। हमारे शरीर में गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं गुणसूत्रों को केवल जोड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है कि पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी। ऐसे नहीं कि 35वां गुणसूत्र, 36वां गुणसूत्र, ऐसा नहीं बोलते हैं। इनकी जो संख्या है वो 23 तक ही दी जाती है कि 23वां जोड़ी गुणसूत्र, फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे अपन। 23 के बाद काउंट इनको नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र मतलब जो टोटल गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में वो किसके रूप में मिलेंगे आपको, जोड़ों के रूप में। और ना ऐसा नहीं बोलेंगे कि 44वां गुणसूत्र, 45वां गुणसूत्र, नहीं, केवल किसके रूप में, जोड़ों के रूप में। और ऐसे कितने जोड़े होते हैं, 23 होते हैं। गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में 23। और जोड़ों के रूप में जो भी गुणसूत्र जोड़ों में मिलेगा वो आकृति में और संरचना में बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। और ऐसे गुणसूत्रों को अपन क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जीन क्या है, डीएनए का एक भाग या टुकड़ा है जो शरीर के या मतलब जो सजीव के किसी न किसी लक्षण का निर्धारण करेगा। उस डीएनए के भाग को अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब एक लक्षण के जो जीन होते हैं, मतलब जो कारक या जो जीन होते हैं, मैंने बताया किसके रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में, क्योंकि गुणसूत्र भी किसके रूप में होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं। अब मान लो कि ये डीएनए का भाग आपकी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, तो त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला जो जीन है वो किसके रूप में मिलेगा आपको, जोड़ों के रूप में। तो यहां पर जो भाग है सेम टू सेम इधर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गुणसूत्र पर जीन जिस स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे बात करें त्वचा के रंग का जीन इस गुणसूत्र पर इस वाले स्थान पर पाया जा रहा है, तो गुणसूत्र पर जीन जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान को लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोकस। और हिंदी में बोले तो बी स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, बी स्थल। किसको बोलते हैं, लोकस। किसी भी लक्षण का जीन गुणसूत्र पर जिस स्थान पर पाया जाएगा वह स्थान क्या कहलाता है, लोकस। और हिंदी में बी स्थल कहते हैं। और एक लक्षण के जो जीन होते हैं वो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थलों पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि त्वचा की रंग के जीन का एक भाग तो ऊपर पाया जा रहा है और दूसरा भाग नीचे मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीन के मतलब एक ही जीन जो होता है उसके दोनों जोड़े दोनों गुणसूत्रों पर समान जगह पर मिलेंगे आपको। अगर एक भाग इस वाले स्थान पर पाया जा रहा है तो दूसरा भाग उसके समान स्थल पर मिलेगा। तो एक ही लक्षण के जो जीन होते हैं वो समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस पर पाए जाते हैं। ये तो बात होगी कि जीन क्या होता है, ठीक है, या कारक क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, सच अगली बात आती है युग्म विकल्पी। अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपके शरीर में जो गुणसूत्र है वो किसके रूप में मिलेंगे, जोड़ों के रूप में।
और इन गुणसूत्रों में आपको क्या मिलेगा, अंदर डीएनए मिलेगा, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा। और जीन क्या होता है, किसी भी डीएनए का एक भाग या खंड होता है तो किसी न किसी लक्षण का निर्धारण करता है, उसको अपन जीन कहते हैं। उसके अलावा किसी भी लक्षण का जो जीन है वो समजात गुणसूत्र पर समान लोकस पर मिलेगा। ठीक है, अब सुनो भाई, युग्म विकल्पी अंग्रेजी में कहते हैं एलील। इसका मतलब क्या होता है, एक जीन के कोशिका के अंदर दो स्वरूप पाए जाते हैं। एक जीन के कोशिका के अंदर दो स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे देखो, एक एरा दूसरा एरा, एक जीन के दो स्वरूप पाए जाते हैं। इन दो स्वरूपों को क्या कहा जाता है, एलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। किसी भी जीन के आपको कितने स्वरूप मिलेंगे, दो स्वरूप मिलेंगे समान स्थलों पर। इन दोनों स्वरूपों को अपन क्या कहते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो आगे, ये जो युग्म विकल्पी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं भाई। एक प्रभावी, कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रभावी वो दूसरा होता है अप्रभावी। एक प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। उसके अलावा ये जीन कार्य कैसे करते हैं, जैसे बात करें आपकी त्वचा के रंग का जीन है, त्वचा के रंग का जीन है, तो जीन क्या है, डीएनए का एक भाग। जीन क्या है, डीएनए ही है, डीएनए का एक टुकड़ा है। तो इस डीएनए से भाई सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। फिर जैसा आरएनए बनेगा आपके शरीर में वैसे ही क्या बनेगी, प्रोटीन। और आपके शरीर में जैसे प्रोटीन बनेगी वैसे ही आपकी त्वचा का रंग होगा। तो ये जो जीन होते हैं वो ऐसे काम करते हैं भाई। जीन डीएनए है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, और जैसी प्रोटीन बनेगी वैसा ही आपकी त्वचा का रंग होगा। और प्रोटीन कैसी बनेगी, जैसा आरएनए होगा। आरएनए कैसा बनेगा, जैसा डीएनए होगा। तो समझ में आ रही है मेरी बात। अगर इस डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो गया, चेंज, कुछ रूपांतरण हो गया, तो इस डीएनए से बनने वाला जो आरएनए है वो भी चेंज होगा। आरएनए चेंज होगा तो बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी, चेंज होगी। और प्रोटीन चेंज होगी तो आपकी त्वचा का रंग भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर डीएनए में या जीन में परिवर्तन आ जाए तो आपके लक्षणों में भी क्या आते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो देखो, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, वो तो अपने देख लिया कि जीन के दो स्वरूप होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अगली समयुग्मजी। अभी मैंने बताया आपको कि प्रत्येक जीन के क्या होते हैं, दो स्वरूप पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। अगर किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, समान हो, एक जैसे हो। जैसे माने अपन दर्शाते हैं सिंबलों से, ये कैपिटल टी हो, ये भी कैसा हो, कैपिटल टी, दोनों एक जैसे, या ये स्मॉल टी हो और ये भी कैसा हो, स्मॉल टी हो। तो इस कंडीशन को तो क्या बोलेंगे अपन, समयुग्म विकल्पी। क्या बोलेंगे, समयुग्म विकल्पी। मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी। समझ में आई बात। अगर किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप कैसे हो, समान हो, तो वो कंडीशन समयुग्म विकल्पी कहलाती है। और समयुग्म विकल्पियों के द्वारा निर्मित होने वाला जीव समयुग्मजी कहलाता है। ठीक है, अगली आती है विषम युग्मजी। ये क्या होता है, अगर देखो किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप अलग अलग हो, जैसे एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, तो ऐसी वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, विषम युग्म विकल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई,
विषम युग्म विकल्पी किसे बोलेंगे? अगर किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप कैसे हो, अलग अलग, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, अलग अलग है दोनों, ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? विषम युग्म विकल्पी। और विषम युग्म विकल्पियों के द्वारा निर्मित होने वाला जीव क्या कहलाएगा? विषम युग्मजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम युग्मजी। ठीक है, आगे चलो अगले टर्म्स की बात करते हैं। अगली टर्म्स आती है अपनी लक्षण प्ररूप। इन दोनों को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं संकरण की। संकरण क्या होता है भाई? देखो, एक तो होता है नेचुरल प्रोसेस, एक तो क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रकृति के द्वारा संपन्न होती है जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। आर्टिफिशियल में क्या होता है? लोगों के द्वारा करवाया जाता है, उसको अपन आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब कृत्रिम कहते हैं। तो संकरण का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जीवों में या पादपों में करवाया जाने वाला जनन, दो अलग अलग पादपों में या जंतुओं में या सजीवों में करवाया जाने वाला जनन क्या कहलाएगा? संकरण कहलाएगा। करवाया जा रहा है, हो नहीं रहा। अगर नेचुरल होता है तो उसको तो अपन नॉर्मल जनन बोलेंगे, लेकिन अगर मानव के हस्तक्षेप द्वारा करवाया जा रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? क्रॉस या संकरण बोलेंगे। देखो, तो संकरण की परिभाषा दो अलग अलग जीवों में या पादपों में या जंतुओं में मानव के द्वारा करवाया जाने वाला जनन संकरण कहलाता है। अब बात करते हैं अपन लक्षण प्ररूप की। ये क्या होता है? मान लो आपने दो अलग अलग पादपों के बीच में जनन करवाया, मतलब संकरण करवाया, और संकरण कराने पर उनसे जो पीढ़ी मिली, जो संततियां मिली, उन संततियों को बाहर से देखने पर आपको जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे लक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? लक्षण प्ररूप के अंतर्गत। बात समझ में आई मेरी? जैसे मैंने पहली एक लक्षण के बारे में बात करता हूं मैं, पादप की लंबाई की। अब एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, दोनों के बीच में संकरण करवा दिया। संकरण कराने पर उनसे जो पौधे मिलेंगे, जो संततियां मिलेगी, तो उन संततियों को बाहर से देखने पर मुझे क्या दिखता है? क्या दिखेगा? कि या तो पौधा लंबा दिखेगा या पौधा बोना दिखेगा। तो किसी भी सजीव की जो बाहरी संरचना होती है, मतलब बाह्य जो लक्षण होते हैं, वही क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगली टर्म्स है अपनी जीन प्ररूप, जीनोटाइप। ये क्या होता है? जब दो पादपों के बीच में संकरण करवाते हैं, संकरण करवाने पर उनकी आनुवांशिकीय संरचना या जीनीय संरचना क्या कहलाएगी? जीन प्ररूप कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? जीन प्ररूप। और एक और बात याद रखना, जीन प्ररूप के द्वारा लक्षण प्ररूप का पता लगाया जा सकता है, लेकिन लक्षण प्ररूप के द्वारा जीन प्ररूप का पता नहीं लगाया जा सकता। कैसे? ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। संकरण हो गया, उसके बाद अपनी अगली टर्म्स आती है एकल संकर संकरण। ये क्या होता है? ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई, एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, एक ही लक्षण की बात हो रही है लंबाई की केवल, तो जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे बात करें अपन, आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या एक लक्षण लिया अपने बीज का आकार, जिसमें बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। दूसरा लिया अपने बीज का रंग, जिसमें बीज या तो पीला होगा या हरा होगा। तो दो लक्षण हो गए, मतलब गोल व पीले बीज वाले पादप का संकरण हरे व झुर्रीदार वाले पादपों से करवाते हैं, तो किस में आएगा? द्विसंकर संकरण में। दो लक्षणों की बात हो रही है तो द्विसंकर संकरण, तीन की बात हो रही है त्रिसंकर संकरण, दो से ज्यादा हो रहे हैं तो उसको बोल देते हैं अपन एक स्वाभाविक तौर पर बहुसंकर संकरण। तो ये कुछ टर्म्स और शब्दावलियां हैं जो अपन ने पढ़ ली, और उसके बाद अपन आगे के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।